दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे लिंग के बारे में। अंग्रेजी भाषा के जेंडर शब्द से लिया गया है लिंग। तो लिंग के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें सीख लेते हैं। देखिए, सपोज लिखा है कि पवन लिखा है, इसके बाद पंकज लिखा है, इसके बाद मान लीजिए हमने लिखा जहाज, ठीक, राम लिखा, इतने सारे चीज़ें लिखे। अगर इनके अंतिम के वर्ण का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये व्यंजन, अर्ध व्यंजन और अर्ध व्यंजन के साथ स्वर दोनों से मिलके बना है। अर्ध व्यंजन के साथ स्वर से भी मिलके बना है। अगर न को देखा जाए तो इसमें आधा न होता है, ऐसे हलंत दे देते हैं, प्लस अ शब्द आया। इसी तरह ज में क्या आया, आधा ज प्लस अ। सेम इसी तरह इस ज में आधा ज प्लस अ, इसमें आधा म प्लस अ। तो सबके अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अकारांत। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, अकारांत शब्द, राइट। इसी तरह जैसे मैंने लिखा दया, इसके बाद हमने लिखा हवा लिखा, ठीक, क्षमा लिखा, ठीक, आशा लिखा, ये सारे वर्ड लिखे हमने। तो देखिए इसमें भी अंत के वर्ड में क्या लिखा है, आधा य आ रहा है प्लस आ रहा है, यानी एक अर्ध व्यंजन और एक स्वर से मिलके बना है। इसमें भी आधा व प्लस आ रहा है, इसमें भी आधा म प्लस आ रहा है, इसमें भी आधा श प्लस आ रहा है। तो इनके अंत में क्या आ रहा है, इन शब्दों के अंत में आ रहा है। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, आकारांत। इसको अकारांत बोलेंगे, अकारांत, इसको आकारांत बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। सपोज इसी तरह लिखा है नदी लिखा है, रवि लिखा है, ठीक, औषधि लिखा है, इसके बाद आदि लिखा है, एग्जाम्पल के तौर पे आदि। तो देखिए इन सब में क्या है, इसमें द है आधा और प्लस बड़ी ई है, इसमें क्या है, आधा व है प्लस छोटी ई है। इसी तरह इसमें क्या है, अंत के इन शब्दों के अंतिम वाले वर्ण में इसमें आधा ध है प्लस छोटी ई है, आधा द प्लस बड़ी ई। तो इस प्रकार के शब्दों को जिनके अंत में ई आए, चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, इस प्रकार के शब्दों को हम क्या बोलते हैं, इकारांत। तो इसी तरह अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत, इसी तरह से सब शब्द बनते हैं। तो इन शब्दों को इस प्रकार से बोला जाता है। तो शब्दों में हम अकारांत और एकारांत ढूंढते हैं। हम लोग बात करेंगे आज लिंग के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका यूज है आगे, इसीलिए मैं इसको बताया मैंने, ताकि आप जब लिंग के एग्जाम्पलों को समझें तो ये चीज़ें आपको पहले से आती हैं। अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि जो अकारांत शब्द है और आकारांत शब्द है, वो ऐसे शब्द प्रायः लिंग के स्त्रीलिंग शब्द से जुड़े होते हैं या पुल्लिंग से संबंध रखते हैं।
तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको पहले समझा दिया कि अकारांत क्या है, एकारांत क्या है। देखिए, सपोज लिंग का हमें ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक वाक्य में हमें यह बोध होना चाहिए कि जो संज्ञा है वो लिंग है या स्त्रीलिंग है। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। लिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये इसकी डिफिनीशन देखते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। चिन्ह होता है या पहचान होता है। हमें उसमें ऐसा कौन सा चिन्ह दिखा जिससे हमें पता चल गया कि उसका लिंग क्या है, या ऐसा हमने कौन सा उसमें शब्द में ही ऐसा कौन सा रूप देखा जिसे हमें पता चला कि जो शब्द है इसका रूप क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए देखते हैं। लिंग, पहले तो इसका अर्थ समझिए। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी शब्द का वह रूप जो हमें बोध कराता हो कि ये शब्द लिंग है, किस प्रकार का, स्त्रीलिंग है या अथवा पुल्लिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। तो देखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर बात की जाए संस्कृत की, तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। पहले संस्कृत वाला ही देख लेते हैं, इसी से जुड़ा है हिंदी वाला। तो सबसे पहला होता है पुल्लिंग। बहुत सारे लोग पुल्लिंग की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, पुल्लिंग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये सही है, पुल्लिंग होता है, इसके बाद स्त्रीलिंग होता है, फिर नपुंसक लिंग होता है। ये हिंदी में नहीं होता, ये संस्कृत में होता है लेकिन हिंदी में नहीं लिखा होता है। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके साथ साथ एक और लिंग का भेद होता है जिसे हम बात करते हैं। ऐसे शब्दों को प्रायः उभय लिंगी माना जाता है, उभय लिंगी। ये शब्द प्राय ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध ही नहीं हो पाता है। हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ऐसे शब्द कौन से हैं? ऐसे शब्द हैं मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, ये इस पे बड़ी की मात्रा रहेगा, इंजीनियर। इसके साथ साथ प्रधान। ये ऐसे वर्ड हैं जो एक पद है, लेकिन पद का मतलब देखिए, यहाँ पद का मतलब क्या है, एक पोजीशन से है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो हमें न स्त्री होने का बोध कराते हैं, न पुरुष होने का बोध कराते हैं। जब इनके क्रियाओं को हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि
जो ये शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि हमें क्रिया से कैसे पता चलता है कि ये शब्द, सपोज लिखा है मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है। और लिखा है डॉक्टर आ गई है, डॉक्टर आ गई हैं। इंजीनियर साहब, साहब भी बोलते हैं, साहब भी बोलते हैं। इंजीनियर साहब कल छुट्टी पर थे। तो देखिए इनके जो यहाँ लिखा है कि मंत्री जी आ रहे हैं, तो मंत्री जी आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? आ रहे हैं जो शब्द है ये हमें बोध कराता है कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड है, स्पेसिफिक शब्द है, ये क्या है? पुल्लिंग है। क्यों पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि आ रहे हैं ये क्या है? ये पुल्लिंग को दर्शा रहा है, यानी वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति आ रहा है मंत्री के रूप में, वो क्या है? एक व्यक्ति है, एक पुरुष है। इसीलिए इस शब्द का जो बोध है वो हमें क्या है? पुल्लिंग बोध, इसका जो शब्द बोध कराता है पुल्लिंग का बोध करा रहा है, इसीलिए ये शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए यहाँ पे आ गई है, ये जो क्रिया है ये बता रहा है कि जो डॉक्टर है, क्रिया डॉक्टर को स्त्री होने का बोध करा रहा है, स्त्री होने का बोध करा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे डॉक्टर क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर इसी जगह पे डॉक्टर आ गए हैं, अगर ये हैं होता तो क्या हो जाता? ये पुल्लिंग हो जाता है। तो इन प्रकार के शब्दों में हमें क्या होता है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसी तरह इंजीनियर साहब कल छुट्टी पर थे, या ऐसा लिखा जाए कि इंजीनियर साहिबा कल छुट्टी पर थी, तो यानी कि साहिबा शब्द जुड़ गया या छुट्टी पर थी ई जुड़ गया, थी जुड़ गया, यानी पुल्लिंग होने का ये जो वर्ड है इंजीनियर, वो पुल्लिंग होने का बोध कराता है, सॉरी स्त्रीलिंग होने का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पे छुट्टी पर थे इसलिए ये पुल्लिंग होने का बोध कराता है। तो ऐसे शब्द प्रायः क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। लेकिन इन शब्दों को भी अगर बात की जाए हिंदी की, सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ऐसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन पूछ दिया कि डॉक्टर क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से पूछ दिया। एक वचन है, बहुवचन है, इस प्रकार का दे दिया जाए और आपसे लिंग के रूप में पूछ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? डॉक्टर हमेशा पुल्लिंग, एक ये पुल्लिंग शब्द है। आगे हम लोग देखेंगे, जब पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे। तो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये जो शब्द हैं यही बोध कराते हैं हमें किसका? लिंग का। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं हिंदी में अगर बात की जाए तो दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होता है जो हमें पुरुष जाति का होने का बोध कराता है, वो शब्द, वो संज्ञा के शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। और वे शब्द जो हमें स्त्री होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग के बारे में देखिए, हमने बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का या पुरुष के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से या जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध हो, अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता हो गया, लड़का हो गया, पेड़ हो गया, घर हो गया, आदमी हो गया, इत्यादि इतने सारी चीज़ें हैं। अब देखिए पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाए। पुल्लिंग की पहचान के लिए
हमने यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ें लिखी हैं, इन्हीं को आपको मोर देन सफिशिएंट है। आपके यूपीपीसीएस के परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में, जैसे जो परीक्षाएं एक दिन में होती हैं, जैसे एसआई की होती है, पीओ की होती है, लेखपाल की होती है, या जो भी यूपीसी से क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद बीएड के या बीटीसी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इससे से ज़्यादा लगभग इसी में सारी चीज़ें समाहित होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर भी पूछने को कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, आप भी अपना तैयारी करते रहिए, बुक्स को भी देखते रहिए। बुक्स में हो सकता है इससे भी कुछ ज़्यादा अधिक लिखा हो, तो बुक्स को भी पढ़िए, लेकिन समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, जो सागर और महासागर हैं उनके नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, इसके बाद और भी जितने भी सारे हैं, अटलांटिक सागर। तो जो भी सागर हैं इनके जो नाम होते हैं ये पुल्लिंग से जुड़े होते हैं। कुछ इसमें भी अपवाद होते हैं, जैसे ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, तो ये वाला पार्ट बंगाल की खाड़ी कहलाता है। बंगाल की खाड़ी, तो जो बंगाल की खाड़ी है ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द आता है, तो ये एक अपवाद है। बंगाल की खाड़ी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ये स्त्री होने का बोध कराता है, इसलिए इसे हम स्त्रीलिंग मानते हैं। इसी तरह पर्वतों के नाम, जो बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके जो नाम हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी ये पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं। जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, रावली हो गया, सतमाला हो गया, सतपुड़ा हो गया। इसी तरह गारो, खासी, डफला, जकात, मिसमी, जितने भी पर्वत हैं ये सब हमें क्या बताते हैं, ये पुरुष होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम, जो प्रमुख देश हैं उनके भी नाम, बहुत सारे देशों के नाम क्या हैं, पुल्लिंग हैं। जैसे भारत, जापान, नेपाल, मलेशिया, अमेरिका, रूस, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, अफ्रीका, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद क्या हैं, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका एक देश है, ये भारत के पास, ये देखिए ये जस्ट ऐसे वो श्रीलंका है। श्रीलंका क्या होता है, स्त्री होने का बोध कराता है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो कुछ कुछ अपवाद हैं जिन्हें आपको ध्यान देना जरूरी है। प्रायः इन अपवादों से ही क्वेश्चन, जो हायर लेवल की परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में प्रायः इन्हीं अपवादों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अपवाद क्या हो सकते हैं। वर्णमाला के अनेक अक्षर हैं, बहुत सारे अक्षर हैं जिनके जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अ, आ, ओ, क, ख, ग, घ, इसके बाद च, छ, य, र, ल, व, श, ह, ये सारे क्या आते हैं, वर्ण, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए वर्णमाला के भी अक्षरों को अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो व शब्द है ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। स्टेटमेंट के तहत आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, व एक स्त्रीलिंग शब्द है, व एक स्त्रीलिंग वर्ण है। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि व पुल्लिंग वर्ण है, इसीलिए इसके साथ साथ वर्णमाला के बहुत सारे अक्षर क्या हैं, पुल्लिंग से संबंध रखते हैं। तो इसमें पूछ दे कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। शरीर के जो अवयव हैं, शरीर के जो कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके नाम भी क्या हैं, पुल्लिंग कहे जाते हैं। जैसे हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, आँखें हो गई, इसके साथ साथ पैर हो गया, मस्तक हो गया, गला हो गया, तालू हो गया, ये सारे क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत हैं। महीनों के नाम, तो महीनों में जैसे जनवरी, फरवरी, ये है इंग्लिश महीनों के नाम है। हम यहाँ पे हिंदी महीनों के बात कर रहे हैं, यानी सावन, भादो, आषाढ़, कार्तिक, पूस, अगहन, ये सारे जो हिंदी महीने हैं वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पेड़ों के नाम, कुछ विशेष पेड़ हैं जिनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, शीशम हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम का हो गया। नीम को भी कुछ किताबों में, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ किताब, कई सारे किताबों को फॉलो करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के
शब्दों में कन्फ्यूजन होगा। कई जगह नीम को पुल्लिंग के अंतर्गत दर्शाएगा और कई जगह नीम को स्त्रीलिंग के अंतर्गत दर्शाएगा, उसमें लिखा होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए मैंने इसको यहाँ नहीं लिखा। लेकिन नीम को विशेषतः पुल्लिंग के अंतर्गत, नीम जो होता है विशेषतः मुख्य रूप से पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे हम पुल्लिंग की श्रेणी में रखते हैं। अब जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं, जैसे नाशपाती हो गया, नाशपाती खैर वो तो एक खेत में उगने वाला पौधा है। नाशपाती का भी पेड़ आता है। एक नाशपाती सीजनल होता है, सीजनल जो फसलें उगाई जाती हैं वो फसल का एक हिस्सा है। एक नाशपाती का पेड़ होता है जो फल होता है। तो वो जो नाशपाती है जो फल है वो किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इसी तरह कचनार, कचनार हो गया, वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, बाकी सारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। दिनों के नाम, जो दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सारे क्या आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों के नाम, ग्रह जितने भी हैं और जो भी नक्षत्र मंडल, जो भी ग्रह हैं और जो आकाशीय पिंड है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, हमें हमेशा सूर्य देवता बोलते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। सूर्य को देवी के रूप में कहीं नहीं इतिहास में दर्शाया गया है। सूर्य को हमेशा देवता, चंदा को हमेशा, चंद्रमा को भी हमेशा देवता के रूप में, न कि देवी के रूप में। तो ये पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं चंदा मामा। इसी तरह शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द से पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक अपवाद है इसमें भी, जो हमारी पृथ्वी है ये भी एक खगोलीय पिंड है। चूँकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो इसलिए हमें पिंड नहीं दिखता, लेकिन अगर सपोज किसी और ग्रह पे जीवन हो या जीवन हो हमें ना पता हो, तो वो हमारी पृथ्वी को क्या देखते हैं? एज ए पिंड के रूप में देखते हैं। या किसी हो सकता है किसी और भी ग्रह पे, इतना विशाल ब्रह्मांड है जिसमें अरबों, 100 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियाँ हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं और उन तारों के बहुत सारे तारों के अपने सिस्टम हैं, अपने परिवार हैं, सौर परिवार हैं। जैसे हमारा तारा क्या है? सूर्य है, तो सूर्य के परिवार हैं। 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने एक ग्रह को ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रख दिया, उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया, तो वो 8 प्लैनेट होंगे। उन 8 प्लैनेट्स के अभी कितने सारे उपग्रह हैं? अभी तो बहुत सारे उपग्रह हैं जो ग्रह हमसे दूर हैं, उनके उपग्रह पहले 1 थे, 2 थे, 3 थे, अब 100 से ज़्यादा उपग्रह खोजे जा रहे हैं कि कितने सारे उपग्रह हैं जो हमें नहीं पता है। तो एक आकाशीय जो तारा है, पिंड, उसके भी आसपास बहुत सारे पिंड हैं। तो इस ब्रह्मांड में हो सकता है कि कई पृथ्वियाँ हों, ऐसी हमारी पृथ्वी की तरह कई सारी पृथ्वियाँ हों जिस पे जीवन हो, लेकिन अभी तक हमने खोज नहीं किया एक का भी, किसी पर भी जीवन होने का अभी तक हमारे साइंटिस्ट जहाँ तक पहुँच पाए हैं या हमारा साइंस जहाँ तक पहुँच पाया है वहाँ तक अभी हमने सिर्फ किन्हीं ग्रहों पे और किन्हीं उपग्रहों पे वायुमंडल या जल होने के साक्ष्य हमें केवल मिले हैं। वहाँ पे जीवन होने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। बैक्टीरिया का भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए अभी तक जो नोन चीज़ें हैं, हमें जो जानते हैं उसके अंतर्गत हमारा पृथ्वी की भी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। पृथ्वी क्या है? हमारी धरती को माता के रूप में हमेशा मानते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी एक अपवाद के रूप में इसको लिखिएगा कि पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम देखिए, अनाज भी है गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, मटर, सरसों को भी कई श्रेणी में रखा जाता है। सरसों को कभी स्त्रीलिंग में रख के, कुछ किताबों में स्त्रीलिंग में दिया है, कुछ किताबों में पुल्लिंग के अंतर्गत दिया है। तो सरसों को मुख्य ज़्यादातर किताबों में पुल्लिंग के अंतर्गत दिया है, तो हम इसे पुल्लिंग के अंतर्गत लिखेंगे। तो ये सारे हो गए। अब कुछ स्त्रीलिंग में भी आते हैं, जैसे मूंग हो गया, अरहर हो गया, राई हो गया, ये सारे क्या आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द, जैसे जिन शब्दों में
देखिए जो शब्द ऐसे जुड़ते हैं अकारांत, यानी जिनके अंत में आ हो, अकारांत शब्द, आकारांत शब्द या आ हो, जिनके शब्द में आ हो, आकारांत और ओकारांत। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था अकारांत, ओकारांत, एकारांत, इकारांत सब क्या है, तो ओकारांत शब्द। मोस्टली जो ये 3 शब्द हैं इंग्लिश भाषा के, वही पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, बाकी सारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अकारांत के अंत में कोट है, लास्ट में अ आ रहा है, कोट है, लास्ट में अ आ रहा है, डॉक्टर है, क्रिकेट है, टार्च है, फुटबॉल है, तो इनके अंत में क्या आ रहा है, ये अकारांत शब्द हैं। इनके अंत में जो हमने देखा, जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल है तो आधा ल आ रहा है प्लस अ आ रहा है, यानी अंत में अ आ रहा है। अ होने से क्या दर्शाता है, ये अकारांत दर्शाता है। तो ये जितने भी अकारांत अंग्रेजी के शब्द हैं इन्हें आगत शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा से नहीं लिए गए हैं, दूसरी भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा के से लिए गए हैं। तो जो अकारांत होते हैं वो विशेषता क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह आकारांत यानी सिनेमा, कैमरा, अंत में आ रहा है, मलेरिया, कारवां, ये सब क्या है, अंत में आ रहा है, कालरा, हैजा, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं, बीमारियां, इनमें भी अंत में क्या आ रहा है। तो ये सारी बीमारियां क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर ओ, जैसे फोटो हो गया, रेडियो हो गया, स्टूडियो हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ट्रेनों हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ देखिए कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के अंत में अगर जुड़ जाते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं, तो इनके जुड़ने से क्या होता है, वो शब्द पुल्लिंग बन जाता है। जैसे मोटा, इसमें अंत में प्रत्यय क्या है, आ है। चढ़ाव, अंत में क्या है, प्रत्यय क्या है, आव है। तो ये इस प्रकार के शब्द चढ़ाव, पढ़ाव, ये सब क्या होगा, पुल्लिंग होंगे। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लड़कपन होता है ना कि बच्चे अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, तो लोग बोलते हैं कि अभी इसके अंदर लड़कपन है, तो वो भी क्या है, लड़कपन होने का मतलब क्या है, वो पुल्लिंग की पहचान करा रहा है। इसी तरह लेन देन, ये भी क्या होता है, पुल्लिंग के होने का बोध करा रहा है। कुछ रत्नों के नाम, जैसे रत्न में क्या है, पुखराज है, नीलम है, पन्ना है। अब जैसे मोती होता है, मोती क्या है, मोती स्त्रीलिंग शब्द है, तो मोती को एज ए हम अपवाद देखेंगे। कुछ धातु हैं जैसे सोना, तांबा, टीन, कांसा, रागा इत्यादि, ये सारे धातु क्या हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगर स्त्रीलिंग के अंतर्गत कुछ अपवाद हैं, जैसे चांदी हो गया, ये क्या है, अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ये सारे, इनके अलावा भी अभी बहुत सारी चीज़ें पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, वो जब स्त्रीलिंग आप देखेंगे तो समझेंगे कि पुल्लिंग। जैसे मान लीजिए पंडित, तो पंडित क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, और उसमें एक हम प्रत्यय जोड़ दें आइन, पंडिताइन, तो उससे क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरह नौकर, एक प्रत्यय जोड़ दिया हमने आनी, क्या हो गया, नौकरानी। बूढ़ा, आ है लास्ट में, देखिए इसमें आ है, बूढ़ा आ है, उसमें इया हमने जोड़ दिया, बुढ़िया। या चिड़ा है, चिड़िया, इया जोड़ दिया, चिड़िया हो गया। तो इन सारे शब्दों को, अगर इन सारे शब्दों में, पुल्लिंग शब्दों में अगर हम कुछ प्रत्यय जोड़ दें, तो इन प्रत्ययों से क्या होता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। तो हम लोग स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना सारा चीज़ें था पुल्लिंग के अंतर्गत। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने बुक्स को भी देखिए, बुक्स में हो सकता है कुछ और ज़्यादा एग्जाम्पल लिखे हों। जितना हो सका हमने इसका एग्जाम्पल देखा। कुछ देखिए, प्रमुख रूप से तो यही है। इतने सारी चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। मुश्किल से एक क्वेश्चन या दो, कभी कभी 2 क्वेश्चन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से आते हैं। तो इतने सारे देख लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं। स्त्रीलिंग के बारे में देखते हैं।
स्त्रीलिंग वो संज्ञा शब्द हैं जो हमें स्त्री के होने का बोध कराते हैं, या वे शब्द जो हमें स्त्री के अंतर्गत माने जाते हैं। वे शब्द जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत माने जाते हैं या स्त्री होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर उदाहरण देखा जाए तो लड़की हो गया, घड़ी हो गया, गाय हो गया, इसके बाद महिला हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। तो कुछ विशेष, मान लीजिए ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि लड़की घर जा रही है, यानी हमने आसानी से देख लिया कि ये स्त्रीलिंग है। इसी तरह घड़ी में 5 बजे हैं, घड़ी में 5 बजने का मतलब घड़ी, यानी ये स्त्री होने का बोध कराता है। इसी तरह गाय, गाय क्या है? स्त्री होने का बोध कराती है। इसलिए जो सिंपल शब्द है उसमें तो हम आसानी से समझ लेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। लेकिन कुछ ऐसी संज्ञाएं या कुछ ऐसे शब्द जिनका हमें जानना ज़रूरी होता है, जिन्हें हमें सीखना पड़ता है कि ये शब्द एक्चुअली में स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग से हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग स्त्रीलिंग की कैसे पहचान करते हैं, इन शब्दों को देखें। तो देखिए संज्ञा शब्दों के अंत में अगर ख होता है, ख होता है, तो अगर ख होने का मतलब क्या होता है? वो स्त्रीलिंग शब्द को बिलोंग करता है या स्त्रीलिंग होने का बोध कराता है। जैसे ईख हो गया, भूख हो गया, साख हो गया, ठीक है, राख हो गया, चोक हो गया, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं। इसी तरह जैसे भाववाचक संज्ञाएं हैं जिसमें ट, वट और हट आते हैं, ट, वट और हट आते हैं। तो इस प्रकार के संज्ञाओं को हम स्त्रीलिंग का दर्जा देते हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे झंझट हो गया, कड़वाहट हो गया, आहट हो गया, सजावट हो गया, बनावट हो गया, ठीक है। ये सारे शब्द, इस प्रकार के जो भी शब्द बनेंगे वो सारे शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, सकारांत, शकारांत, ये सारे क्या हैं? ये संज्ञाएं भी क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे इकारांत, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखा था इकारांत क्या होता है। लास्ट में ई आए, छोटी ई या बड़ी आए, तो टोपी हो गया, रोटी हो गया, नदी हो गया, चिट्ठी हो गया, या अकारांत आए। देखिए अकारांत, इकारांत। अनुस्वारांत में बात हो गया, छत हो गया, ये सारे क्या हैं? ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह इकारांत, उकारांत, यानी लू हो गया, ठीक है, लू हो गया, तो लू क्या हो गया? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया। सकारांत, सांस, सांस लास्ट में क्या आ रहा है? स आ रहा है, सकारांत हो गया। तो सकारांत होने का मतलब क्या है? ये भी अंतर्गत आएगा किसके? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। ये शकारांत, शकारांत का मतलब लाश, ये जो लाश शब्द है ये भी क्या होगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। देखिए एक्चुअली ये है नहीं, शब्द जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। इसी तरह तलाश हो गया, तलाश हो गया, ये भी क्या आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। फिर जो भाषा है, बोलियां हैं और लिपियां हैं, ये भी सारे के सारे भाषाएं, बोलियां और लिपियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फारसी हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, भोजपुरी हो गया, खड़ी बोली हो गया, भोजपुरी भी क्या है? बोली है, खड़ी बोली हो गया। इसके बाद अवधी हो गया, मगधी हो गया, अर्धमागधी हो गया, ये जो बोलियां हैं। इसी तरह देवनागरी लिपि हैं, ये जो लिपियां भी हैं वो क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जिन शब्दों के अंत में इया आए, जैसे कुटिया, बुढ़िया, खटिया, चिड़िया, रोटियां, ये सारे शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जब इया शब्द आए, जिन शब्दों के अंत में इया, इया क्या है? एक प्रत्यय शब्द है। अगर प्रत्यय लगते हैं, इया प्रत्यय लगता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। जिन शब्दों में, जैसे मान लीजिए नदियों के जो नाम है, अगला है नदियों के नाम, तो नदियों के नाम भी क्या है? नदियों के नाम मुख्य रूप से, मुख्य नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इनमें भी कुछ अपवाद हैं। पहले देख लेते हैं कौन सी नदियाँ। लगभग सारी नदियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, चंबल, गंडक, घाघरा, झेलम, लूनी, सतलज, घाघरा, ये सारी नदियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? कृष्णा, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सारी नदियाँ स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ अपवाद हैं, जैसे सोन नदी। सोन नदी भी क्या है? ये
ये पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। इसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। सिंधु नदी, सिंधु नदी यानी इंदस रिवर, इंदस रिवर ये जो भारत के जो ऊपरी वाला भाग है, इसे ये ऐसे 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 ये मानसरोवर लेक से निकलते हुए पाकिस्तान बहते और ये क्या बोलते हैं, जास्कर लद्दाख और जास्कर के बीच पहाड़ियों से होते हुए ये जम्मू कश्मीर में ऐसे बहते हुए ये पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो ये नदी और यहीं से जो मानसरोवर लेक से ही निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी, जो भारत के पूर्वी राज्यों से अरुणाचल प्रदेश, असम और अंत में बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदियाँ क्या कहलाती हैं? ये नदियाँ स्त्रीलिंग होने का पुल्लिंग कहलाती हैं। ये अपवाद हैं, पुल्लिंग कहलाती हैं। इसी तरह नक्षत्रों के नाम जैसे रोहिणी हो गया, अश्विनी हो गया, भरणी हो गया, ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र मंडल हैं, इन नक्षत्रों के नाम भी क्या हैं? स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं। ये इसलिए ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारा है जी। तिथियों के नाम पहली, दूसरी, तीसरी, इसके बाद प्रतिपद, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल हम प्रत्यय लगाने पे स्पेशली क्या होते हैं, जो पुल्लिंग है वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे लड़का हो गया तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन ई हमने लगा दिया लड़की, ई प्रत्यय लगा दिया लड़का में तो लड़की हो गया। इसी तरह घोड़ा का घोड़ी हो गया, बच्चा का बच्ची हो गया, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। ई लगाने से, एक प्रत्यय लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह इन लगाने से कुम्हार, कुम्हारिन, लोहार, लोहारिन, सोनार, सुनारिन। तो प्रत्यय हम लास्ट में इन लगा रहे हैं, तो इन प्रत्यय लगाने से ही क्या हो रहा है? इसका रूप बदल जा रहा है। किस में हो जा रहा है? स्त्रीलिंग में हो जा रहा है, यानी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग हो जा रहा है। इसी तरह आइन, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठकुराइन, बबुआ का बबुआइन, चौधरी का चौधराइन, चौबे का चौबेआइन। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो पुल्लिंग शब्द हैं उसमें अगर आइन जोड़ देने से ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। इसी तरह नी, जैसे मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, इसी तरह चोर का चोरनी। ठीक है, तो इस तरीके से नी जोड़ देने पे, नी प्रत्यय जोड़ देने पे, पुल्लिंग शब्द के में नी प्रत्यय जोड़ देने से ये शब्द क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह आनी, चौधरी का चौधरानी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। इसी तरह और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें आनी जोड़ देने से, आनी प्रत्यय जोड़ देने से ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह बुढ़िया, कुतिया, चूहिया, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, कुत्ता का कुतिया। इस तरीके से आ जोड़ देने से, आप प्रत्यय जोड़ देने से और ईया प्रत्यय जोड़ देने से, यहाँ पे देखिए हमने ईया लिखा है, कहाँ गया? ईया प्रत्यय जोड़ देने से भी क्या होता है? ये पुल्लिंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह इका और इनी जोड़ देने पे, इका मतलब लेखक का लेखिका, संयोजक का संयोजिका, गायक का गायिका। इसी तरह और भी शब्द हैं जिनमें हम इका अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पुल्लिंग में परिवर्तित होता है। सेम इनी जोड़ने पे हथिनी, तपस्विनी, हंसिनी, इतने सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो मोस्टली जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें अगर जितना मैंने बताया है इसी में से कोई एक सिंपल सा एग्जाम्पल पूछ लेता है, कोई भी सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग के अंतर्गत आता है कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है? या ये भी पूछ दिया कि जो फारसी बोली है, फारसी शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फारसी, ये तो भाषा की बात कर रहा है, फारसी क्या है, फारसी शब्द क्या है? तो फारसी शब्द तो कहाँ से आया है? वो लोग काफ़ी जोड़ घटाने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा पुल्लिंग के। जबकि अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो उसको समझ सकते हैं। फारसी किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे लिखा है कि भाषा, बोली और लिपियों के नाम,
किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछते हैं, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी आएगा। जितना मैंने बता दिया मोर देन इनफ है। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस लिंक ख़त्म हुआ। हम अगले लेक्चर में वचन के बारे में बात करते हैं। जब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।